नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 में पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 18 लोक कल्याणकारी स्वराज्य का प्रबंधन। और यह है पेज नंबर 70, बराबर। तो लोक कल्याणकारी स्वराज्य का प्रबंधन क्या है, इसे हम देखेंगे। तो लोक यानी सामान्य जनता, प्रजा। कल्याणकारी मतलब उनकी अच्छी भलाई के लिए, कल्याण के लिए ऐसे स्वराज्य की जो स्थापना की गई थी, शिवाजी महाराज ने किया था, उसका प्रबंधन यानी उसका अच्छे से व्यवस्था करना था कि वह सब कुछ जो है ठीक ठाक से चलता रहे, चाहे वे रहें या ना रहें। तो शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य की अच्छी व्यवस्था की थी कि उसके बारे में जाने कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य को अच्छे प्रबंधन कैसे और क्या क्या किया था, बराबर। यहाँ देखिए, बताओ तो शिवाजी महाराज ने किन किन सत्ताओं के साथ संघर्ष किया। तो इसका आपने शुरू से पढ़ लिया है कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना के प्रारंभ से ही आदिल शाह द्वारा भड़काए गए लोग थे, उनसे और आदिल शाह से, मुगल बादशाह औरंगजेब से, पुर्तगालीज से, जंजीरा के सिद्दी और अंग्रेजों के जैसे अन्यायकारी सत्ताओं के साथ दीर्घकाल युद्ध किया। दीर्घकाल का मतलब होता है बहुत दिनों तक। तो बहुत दिनों तक तो समझ लिए कि जब तक शिवाजी महाराज जीवित थे, स्वराज्य के प्रारंभ से तब तक उनका किसी न किसी सत्ता के साथ संघर्ष होता रहा, युद्ध होता रहा। पूरे जीवन उन्हें कभी आराम नहीं मिल सका। इतना सब करने के बाद शिवाजी महाराज का स्वतंत्र खुद का हिंदवी स्वराज्य का निर्माण हो सका। और यह वह हिंदवी स्वराज्य था जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग शामिल थे जो महाराष्ट्र में आते थे, बराबर। तो राज्य जो बन गया था, उसके बाद उसे ठीक से चलाना भी होता है। केवल बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो शिवाजी महाराज ने राज्य का प्रशासन सब कुछ ठीक ठाक से चले, इसीलिए शिवाजी महाराज ने राज्य के प्रशासन को 8 भागों में बांट दिया था। क्योंकि एक अकेले व्यक्ति सब कुछ तो नहीं कर सकता है। थोड़े थोड़े कामों का सभी को क्या होता है, बंटवारा किया जाता है, तो सभी काम अच्छे से चलते हैं। तो शिवाजी महाराज ने अपने राज्य प्रशासन का जो पूरा तरह से 8 भागों में बांट दिया था, इसी 8 को अष्ट प्रधान मंडल कहा जाता था, बराबर। तो 8 विभाग जो बांटे गए थे, हर विभाग के लिए एक प्रमुख की नियुक्ति की गई थी। उनका सबका एक बड़ा अधिकारी था हर विभाग का, और उनको निश्चित काम दिए गए थे। इसी को मिला करके शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल बना था। अब इस अष्टप्रधान मंडल के द्वारा ही हिंदवी स्वराज्य का सारा कार्य चलना था और इसी से चलाया जाता था। शिवाजी महाराज का स्वराज्य सच्चे अर्थों में लोक कल्याणकारी राज्य था, यानी प्रजा की भलाई के लिए था।
कि राज्य में रहने वाली कोई भी प्रजा हो उसे किसी भी तरह से कष्ट ना हो, उसे सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जीने का पूरा पूरा अधिकार है। और यदि किसी भी प्रकार की किसी को भी कैसी भी समस्या हो तो वह अपनी समस्या को राजा के पास ले जा सकता है। तो इन अष्टप्रधानों की जो 8 विभाग बनाए गए थे, इन 8 विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति, उनको रखने का काम शिवाजी महाराज खुद करते थे। और महाराज इनमें किसी भी प्रकार का संबंध जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि जो व्यक्ति जिस योग्य था उसकी गुणवत्ता को समझ बूझ करके ही उन्हें उस पद पर रखा करते थे कि वह किस तरीके के काम के करने के काबिल है। उनके प्रशासन कार्य में शिवाजी महाराज का सूक्ष्म ध्यान रहता था। और साथ में जो भी 8 विभाग बांटे गए थे, उनके जो प्रमुख था, उनकी भी निगरानी शिवाजी महाराज द्वारा होती रहती थी। और शिवाजी महाराज द्वारा इस तरीके से निर्मित उनकी प्रजा के सुख शांति से रहने लगी। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र की जो जनता थी उसमें शिवाजी महाराज के प्रति, हिंदू स्वराज्य के प्रति प्रखर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना दिखाई देने लगी। बराबर। अब आखिर लोक कल्याणकारी राज्य है क्या? बराबर। देखिए, क्या तुम जानते हो तो लोक कल्याणकारी राज्य से मतलब होता है कि प्रजा को, अपने राज्य में रहने वाली जो सामान्य जनता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को भरपेट भोजन मिले, वस्त्र मिले, आवास मिले यानी घर। तो मनुष्य की जो 5 अति आवश्यकताएं हैं, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, ये दोनों तो प्रकृति में हमें मुफ्त में मिल जाती है। बाकी भोजन, कपड़ा और मकान, इन सबको भी सम्मान पूर्वक अर्जित करने का उन्हें पूरा पूरा अधिकार है। और यह राजा के द्वारा, यदि राज्य शासन अच्छा है तो मिलता है। साथ में लोक कल्याणकारी स्त्रियों का सम्मान करना भी है। तो सामान्य जनता और किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं की जाती है। प्रजा को तुरंत किसी भी तरह से कोई समस्याएं हैं तो उन्हें तुरंत न्याय मिलता है। साथ में प्रजा के भोजन की पूर्ति के लिए खेती बहुत जरूरी है, इसीलिए कृषि यानी खेती, उद्योग, साथ में राज्य के विकास के लिए उद्योग धंधों, फैक्ट्री, कारखाने जो उस समय हुआ करते थे, इनका भी विकास बहुत ज़रूरी है। इससे लोगों को काम मिलता है। ये दोनों ही चीज़ें होना चाहिए। और इस तरीके से लोक कलाएँ, लोगों द्वारा मानी गई जो कलाएँ होती है वो भी विकसित होने लगती हैं और आदमी हर तरह से सुख शांति से रहता है, तब जा कर के लोक कल्याणकारी राज्य बनता है। और शिवाजी महाराज इस तरीके के राज्य को बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया। अब देखिए, शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल है। ये उन्होंने 8 जो विभाग बांटे थे, उनके पद नाम दिए गए, कार्य दिए गए और प्रधान उसके लिए क्या नियुक्त किया गया, ये देखना है। पहला है मोरो त्रिम्बक पिंगले, पद था प्रधान और उनका काम था राज्य का शासन अच्छे से चलाना। रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार, पद था अमात्य, ये राज्य का आय व्यय देखना कि कितना राज्य में पैसे आ रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं ज़रूरत के लिए। हम्बीराव मोहिते, ये सेनापति थे, इनका काम था सेना का नेतृत्व करना, यानी पूरी सेना इनके अंदर थी। मोरेश्वर पंडित राव, पद था पंडित राव और धर्म के मामलों को देखना, धार्मिक कार्य था इनका। 5वां नीराजी राव जी, ये न्यायाधीश थे महाराष्ट्र राज्य के और इनका काम था न्याय करना। अन्नाजी दत्तो सचिव थे, सरकारी आज्ञा पत्र भेजना जहाँ जरूरत जैसे हो। दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीश मंत्री थे, पद थे, उनका काम था पत्र व्यवहार करना जरूरत के अनुसार। और 8वां और अंतिम थे रामचंद्र त्रिम्बक डबी सुमन, और अपने पड़ोसी राज्यों से संपर्क बनाए रखना और ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार उसे किसी भी प्रकार की लेन देन करने की चीज़ें थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ
आप देख रहे हैं, ये शिवाजी महाराज किसानों को बैलों की जोड़ियां और अन्य जीवन आवश्यक सामग्री देते हुए, बराबर। तो किसान खेती करने के लिए, हालांकि आजकल खेती अब बैल से शायद ही कहीं होती होगी थोड़ा बहुत, लेकिन खेती करने के लिए 2 बैलों की ज़रूरत होती है। बिना 2 बैल की खेती की जा सकती नहीं है। तो शिवाजी महाराज इस बात को समझते थे कि यदि किसानों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें खेती संबंधी ज़रूरतों को भी पूरा करना है। तो ऐसे ही किसी किसान के पास कोई परेशानी होगी, यदि कोई खुद से बैल नहीं खरीद सकता है तो उन्हें उनकी सहायता की जानी चाहिए। ऐसे ही किसान को शिवाजी महाराज बैलों की जोड़ी प्रदान करते हुए और साथ में जीवन के लिए आवश्यक सामग्री, जो भी जीवन जीने के लिए ज़रूरत होगी वो भी देने के काम किया जा रहा है उनके अधिकारियों के द्वारा। देखिए, किसान को यहाँ अनाज दिया जा रहा है। यहाँ एक महिला अपने बच्चे के साथ है, उन्हें भी कुछ आवश्यक चीज़ें दी जा रही हैं। तो शिवाजी का यह लोक कल्याणकारी था कि हर ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलनी चाहिए और तभी वह सुखपूर्वक जी सकेगा और स्वराज्य के बारे में अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकेगा और वह प्रण अर्पण से स्वराज्य के लिए रहेगा, बराबर। तो देखिए, अब यहाँ करके देखो, पाठ्यपुस्तक में अंकित आज्ञा पत्र में पर्यावरण, इस अंश को बड़े अक्षरों में लिखकर उसकी तालिका बनाओ और कक्षा में सामूहिक वाचन करो। तो ये आज्ञा पत्र में पर्यावरण रक्षण जो है, ये इसी किताब के पेज नंबर देखिए 78, पेज नंबर 78 पे दिया गया है। ये देखिए, आज्ञा पत्र में पर्यावरण का संरक्षण, और इसे ही आपको अच्छे से लिखना है और इसे पढ़ना है, बराबर। तो देखिए क्या है, यह आज्ञा पत्र रामचंद्र पंत अमात्य द्वारा लिखा गया है। इसमें शिवाजी महाराज की नीतियां प्रतिबिंबित हुई हैं। निम्न अनुच्छेद द्वारा शिवाजी महाराज का पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण प्रकट होता है। युद्धपोत, तो युद्धपोत यानी जो समुद्र में नावें थी, उनकी जरूरत के तख्ते, बल्ली, मस्तूर आदि के लिए मजबूत लकड़ियों की जरूरत होती है। हमारे राज्य में सागौन आदि वृक्ष हैं। इन कार्यों के लिए आवश्यक लकड़ी सरकार की लिखित अनुमति लेकर काटें। इसके अतिरिक्त आवश्यक लकड़ी दूसरे राज्यों से खरीद कर लाई जाए। ये कम पड़ रही है तो पड़ोसी राज्यों से खरीद कर मंगाई जानी चाहिए। स्वराज्य में आम, कटहल आदि पेड़ भी युद्धपोतों के निर्माण की दृष्टि से उचित हैं, ये भी अच्छे हैं, लेकिन इन पेड़ों के साथ छेड़छाड़ ना करें क्योंकि ये पेड़ 2-3 साल में नहीं बढ़ते हैं और साथ में फलदार वृक्ष है। और प्रजा इन पेड़ों को संतान की तरह लंबे समय तक पोषण कर बढ़ाया है। प्रजा इन पेड़ों को पुत्र की तरह पाल पोष के बड़ा करती है, इसीलिए इन्हें ना काटा जाए। इन पेड़ों को काटने से उनके दुखों का पारावार नहीं रहता, मतलब कोई कमी नहीं रहती। इन पेड़ों के काटने से प्रजा बहुत दुखी हो जाती है। तो एक को दुखी बनाकर जो यह कहता है कि मैंने कोई कार्य किया है, तो उस कार्य करने वाले का उद्देश्य न केवल अल्पकालिक होता है बल्कि वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। ऐसा काम बहुत कम समय के लिए होता है और बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। अपितु उसके स्वामी यानी उन पेड़ों का जो मालिक है कि सिर पर प्रजा को पीड़ित करने का दोष भी आ जाता है। इन वृक्षों के अभाव में क्षति भी होती है और ये पेड़ नहीं रहे तो दूसरी तरह के भी नुकसान होते हैं। अतः यह बात कदापि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पेड़ बहुत पुराना हो गया हो, जीर्ण हो गया हो, सूख गया हो, अनुपयोगी हो, कोई काम करना हो, तब उस पेड़ के मालिक को मना करके और उसको उस पेड़ की कीमत देकर, उचित धन देकर, कीमत देकर और उसकी इच्छा से ही वह पेड़ काटा जाए। ये शिवाजी महाराज की पर्यावरण के प्रति उनके विचार थे, बराबर। आगे देखिए, तो प्रकृति ने अलग अलग प्रदेशों पर भूमि, हवा, वर्षा, नदियाँ, समुद्र, नाले, वन, छोटे बड़े प्राणी, पक्षी, सूर्य प्रकाश,
चंद्रमा का प्रकाश का निर्माण किया है। तो प्रकृति अपने आप को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया है और ये सारी की सारी चीज़ें मनुष्यों के लिए उपयोग के लिए हैं, लेकिन उनका सही तरीके से उनका उपयोग होना चाहिए कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे। इस तरीके से जो परिसर का निर्माण होता है इसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इस पर्यावरण का आवश्यक मात्रा में उपयोग कर लेना मानव के लिए हित में होता है। वह अपनी ज़रूरत के अनुसार इनका उपयोग जरूर करे, लेकिन उनका नुकसान न करे, और यदि इनके आवश्यकता अनुसार उपयोग करने से कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए तुरंत नए पेड़ों को आवश्यकता अनुसार लगाया जाना चाहिए। तो पर्यावरण में पाए जाने वाले इन विभिन्न घटकों का विनाश नहीं होगा, इसकी सावधानी शिवाजी महाराज ने ली थी और यह दिखाई भी देता है, क्योंकि पेड़ पौधों के ऊपर ही जो होता है दूसरे प्राणियों पक्षियों का जीवन भी अवलंब है, निर्भर है, और ये पेड़ को काटे जाएंगे तो उनके जीवन को भी नुकसान पहुंचेगा, और ऐसा उद्देश्य हमारा कभी भी होना नहीं चाहिए। बराबर। तो लोगों द्वारा राज्य के वनों का विनाश नहीं होगा, इस ओर शिवाजी महाराज ने अधिक ध्यान दिया था, क्योंकि शिवाजी महाराज को अच्छी तरह से मालूम था कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और ये ज़रूरी है, और ये पर्यावरण का पेड़ पौधों का विनाश किया जाएगा तो अप्रत्यक्ष रूप से खुद को ही विनाश करना है, जिसे आप बोल सकते हैं कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। शिवाजी महाराज ने अधिक ध्यान दिया और नौसेना के लिए जो छोटी बड़ी नाव थी, नौसेना यानी समुद्र में जो नाव चलती थी, युद्ध की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि अंग्रेज, सिद्दी और पुर्तगाली ये ऐसे दुश्मन थे हमारे स्वराज्य के लिए जो समुद्र के रास्ते राज्य पर आक्रमण करते थे। तो उनसे बचाव करने के लिए शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया था। तो उस नौसेना के लिए छोटी बड़ी मध्यम आकार की नावें, जलपोत, पतवार ये सब ज़रूरत थी, उसे डंडे बनाने पड़ते हैं, इसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, और परिणाम स्वरूप केवल सागौन के वृक्ष ही काटे जाए। तो सागौन जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत लकड़ी सागौन की ही होती है, और ये जल्दी पानी में भी सड़ता नहीं है। तो शिवाजी महाराज ने बोला था कि अधिक सागौन की ज़रूरत के अनुसार ही सागौन काटें, और यदि अधिक की ज़रूरत है तो दूसरे राज्यों से खरीदें, बराबर, लेकिन आम कटहल जैसे पेड़ों को ना काटें। इसे मैंने अभी आपको बताया पर्यावरण रक्षण वाले अंश में कि इन्हें काटे नहीं, और यदि इनको काटने की आवश्यकता होती है, सूख गया हो, पुराना हो गया हो, उसके गिर करके दुर्घटना होने की संभावना हो, तो बेशक उसे काटे, लेकिन वह जिस किसी भी व्यक्ति का, प्रजा का पेड़ है उसके मालिक से उसकी कीमत दिया जाए, उसको खरीदा जाए, और उसे फिर जो है उसकी अनुमति लेकर के ही उसे काटा जाए, अन्यथा इन पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि आम, कटहल, जामुन जैसे पेड़ जो होते हैं ये फलदार होते हैं, और प्रजा जो होती है उन्हें अपने पुत्र या अपने बच्चों की तरह उन्हें पाल कर पेड़ों को बड़ा करती है, और वे जल्द ही बड़े होते भी नहीं। ओके, देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ देखिए शिवाजी महाराज जंगल में, देखिए जो लोग पेड़ों को काट रहे हैं उन्हें समझाते हुए, ये लकड़हारे हैं जो लकड़ी काटने का काम करता है उसे लकड़हारा बोलते हैं, और देखो इतने मोटे पेड़ को, हरा भरा पेड़ है, उसको किस तरह से काट डाला है। तो शिवाजी महाराज ने देखिए उनको रोक रहे हैं कि इस तरीके से पेड़ों को ना काटा जाए, और ये पेड़ काटने वाले लोगों को भी जो है अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवाजी महाराज ने उनको अपनी गलती का एहसास कराया और उन्हें पेड़ों को काटने से मना कर रहे हैं। आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि शिवाजी महाराज केवल मनुष्यों, अपनी प्रजा के हित रक्षक नहीं थे, बल्कि पेड़ों पौधों के भी हित रक्षक थे, और इस तरीके से पेड़ पौधों को बचा करके जंगलों में रहने वाले या पेड़ पौधों पर रहने वाले
पेड़ पौधों के बीच में रहने वाले प्राणियों और पक्षियों के भी रक्षक थे, क्योंकि प्राणी जंगल जो होता है प्राणियों का एक घर होता है, पक्षियों का घर होता है, और वे प्राणी पक्षी जंगल में ही रहते भी हैं और जंगल से मिलने वाली भोजन से वो अपना जीवन यापन भी करते हैं। पक्षियों का भोजन भी पेड़ पौधों से ही मिलता है और जंगल में रहने वाले प्राणियों को भी कुछ तो पेड़ों से मिलता है और कुछ पेड़ों पर रहने वाले शाकाहारी प्राणियों के खा करके वो पूरा करते हैं, बराबर। तो इस आप समझ सकते हैं कि शिवाजी महाराज जो थे पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक थे और पर्यावरण प्रेमी थे। अब देखिए यहाँ यह सदैव ध्यान में रखो। तो पर्यावरण रक्षण का महत्व समझाने और पर्यावरण को विनाश से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस पर्यावरण के दिन लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं और पेड़ों की रक्षा करने का उपाय करते हैं। इसके अलावा जल प्रबंधन, अभी आपको मैंने बताया था कि मनुष्य के जीवन की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जीवन जीने के लिए, पहला है हवा। तो ये पेड़ पौधे बचे रहेंगे तो निश्चित रूप से हवा भी बची रहेगी, क्योंकि हवा में कई प्रकार की गैसें होती है और उसमें से हम लोग जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं सांस के रूप में। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन गैस की बहुत आवश्यकता होती है और यह ऑक्सीजन गैस हमें सिर्फ पेड़ों से मिलती है। तो पेड़ बचाएंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी तो हम स्वस्थ रह सकेंगे। दूसरी ज़रूरत होती है जल की, पानी की। तो देखिए शिवाजी महाराज का पानी के बारे में क्या सोचना है, उन्होंने पानी की व्यवस्था कैसे की थी। तो शिवाजी महाराज ने स्वराज यानी अपने हिंदू स्वराज्य के गांव-गांव में छोटे बड़े बांध बनवाए थे। तो छोटे बड़े बांध यानी जो भी गांव में छोटी छोटी नदियां थी या बड़ी नदियां थी, तो उस समय के अनुसार जो भी रही होंगी क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारे देश में बारिश सिर्फ 4 महीने होती है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और इस 4 महीने में भी रोज़ बारिश नहीं होती है। तो ये बारिश का जो मौसम होता है, जब पानी बरसता है तो पानी क्या होता है, नदियों के माध्यम से बह करके वापस समुद्र में चला जाता है, बराबर। तो यदि नदियों को बांध लिया जाएगा तो उनके पानी का उपयोग जब बारिश नहीं होती है बाकी के 8 महीनों में उनका उपयोग किया जा सकेगा। और विशेषतः गर्मी के मौसम में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है और उसी समय पानी खत्म हो जाता है। तो शिवाजी महाराज ने इस महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझा था, इसीलिए जगह जगह पे छोटे बड़े आवश्यकता अनुसार बांध बनवाए थे और इस बांध के द्वारा लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया। और साथ में उन जगहों पर जहाँ पर नदी नहीं थी वहाँ क्या किया, शिवाजी महाराज ने नहर बनवाई थी। तो नहर क्या होता है, एक ढंग से नदी की तरह उसे खोदा जाता है। नदी जो होती है वो प्रकृति निर्मित होती है, प्रकृति में अपने आप ढाल की ओर बनी हुई है और नहरें अपने आवश्यकता अनुसार खुदाई की जाती है। और इस तरीके से बांध के पानी को नहरों की ओर भेज करके जो होता है खेती जो बिना पानी के नहीं हो सकती थी और नहरों के द्वारा पानी के मिलने से वहाँ खेती नए तरीके से कराना संभव हो गया। और जब खेती कराना संभव हो गया तो इससे स्वराज्य की आय में वृद्धि हो गई, क्योंकि उस समय स्वराज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी खेती। और साथ में स्वराज्य को प्रजा की अकाल की भीषणता का कभी अनुभव नहीं हुआ, यानी जब बारिश ना हो तो भी इन बांधों के द्वारा जो है पानी लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। और केवल लोगों को नहीं बल्कि प्राणियों के लिए भी, चाहे वह पालतू प्राणी हो चाहे जंगली हो, उनके लिए पर्यावरण में सब जरूरी है। तो उनको कभी भी पीने की पानी को कमी नहीं हुई। तो शिवाजी महाराज इस ढंग से वे भी काफ़ी दूरदर्शी थे। तो शिवाजी महाराज के कार्यकाल में जब शिवाजी महाराज थे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते, गढ़ों किलों पर बस्ती बना कर रहते थे। तो वहाँ पानी की व्यवस्था कैसी हो इसके बारे में भी शिवाजी महाराज काफ़ी सावधानी बरता करते थे। तो जब भी गढ़ बनवाया जाए, किला बनवाया जाए, तो उससे पहले यह देखा जाए कि क्या वहाँ पर उचित मात्रा में इतना पर्याप्त पानी है कि लोगों को पूरे वर्ष भर पीने को पानी
और उनकी दूसरी आवश्यकता के लिए पानी मिल पाएगा क्या, और यदि ऐसा है तो ठीक, और नहीं है तो पहले पानी की व्यवस्था की जाए। उसके लिए उन्हें तालाब बनवाए जाएँ, टंकी बनवाया जाए और पर्याप्त मात्रा में पानी जो है बारिश का इकट्ठा किया जाए, और यह संग्रहित जल जो है काफ़ी किफ़ायत को बचा करके बड़ी सावधानी के साथ उपयोग में लाया जाए। इस प्रकार के जल प्रबंधन के कारण गढ़ पर रहने वाले जो लोग थे, स्वराज्य की प्रजा को कभी भी अकाल का अनुभव हुआ नहीं। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि शिवाजी महाराज ने किस ढंग से, देखिए पर्वतों पर यहाँ बांध बनाया गया है। ये पर्वत है, देखिए आपको साफ साफ दीवार लगी हुई है, तो पानी बरस करके इतना ज़्यादा हो जाए कि बांध टूट न जाए, इसके लिए थोड़ी सी जगह रखी जाती थी कि पानी निकलने भी दिया जाए। देखिए पानी निकल के जा रहा है, बराबर। तो शिवाजी महाराज ने नहर बंधवाकर खेती और पेयजल का प्रबंध करवाया था। ये देखिए कुआं खुदवाया गया है, ये भी जो है शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित एक अच्छे से स्वराज्य का प्रतीक है, बराबर। और क्या किया गया, शिवाजी महाराज ने अकाल के समय, यानी जब बारिश ना हो रही हो तो भी किसानों को और भी कई प्रकार की सुविधाएं उन्होंने प्रदान कर रखी थी। जैसे प्रजा को लगान माफ़ कर देते थे। तो लगान का मतलब क्या है, एक तरह से टैक्स है। तो जब लोग खेती करेंगे तो खेती का जो अन्न पैदा होता है उसका कुछ भाग जो है सरकार को देना होता था लगान के रूप में। लेकिन जब अकाल पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, तो खेती ही नहीं हो सकती। जब खेती नहीं हो सकती है तो लगान कहाँ से दें। तो ऐसी स्थिति में शिवाजी महाराज किसानों को लगान माफ़ कर देते थे। इससे जो होता स्वराज में अकाल की भीषणता का प्रभाव कम हो जाता था। और किसी वर्ष स्वराज में अकाल पड़ता तो ये हो सकता है कि किसान बिल्कुल भी अन्न न पैदा कर सकें। तो शिवाजी महाराज क्या करते थे, सरकारी गोदाम में जो कि ज़रूरत के समय के लिए अनाज इकट्ठा किया हो जाता था, तो वहाँ से लोगों को अनाज निःशुल्क, बिना किसी शुल्क लिए मुफ्त में लोगों को बांटे जाते थे। क्योंकि ये प्रजा जीवित रहेगी तो फिर से ये सब संभव हो सकेगा। इस तरह अकाल के वर्ष में शिवाजी महाराज गढ़ किलों की मरम्मत के कार्य प्रारंभ करते थे, साथ में ताकि लोगों को काम भी मिलते रहे। तो साथ में बांध का, नहर का, छोटे बांधों के कार्य भी आरंभ करते थे। और इन कामों से किसानों के साथ साथ कारीगरों को, प्रजा को रोजगार मिलने से स्वराज्य की प्रजा को अकाल की भयानकता का असर नहीं होता था। जब खेती संभव ना हो तो लोगों को इन सब कामों में लगाया जाए और इससे उनको रोजगार भी मिलेगा और वह खाली बैठे भी नहीं रहेंगे और उनको अनाज भी मिलता रहेगा, सब काम होते रहेंगे। यदि किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, यह शिवाजी महाराज समझते थे। तो किसान संपन्न हुआ तो कल तक जिसके पाँव में जूते नहीं थे उसने जूते खरीदे, तो जब संपन्न होगा। शरीर पर कपड़े नहीं थे, कपड़े खरीदे। बुनकर होता है जो कपड़े बनाते हैं। इस तरह कपड़े बनाने वालों को भी रोजगार माने काम मिला। फलस्वरूप वे जिनके पास मकान नहीं थे वे अब खुद का मकान बनवाने लगे। और इस तरीके से मकान बनवाने वाले राजगीर, जो मकान बनाते हैं उनको राजगीर बोला जाता है। बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले, लुहार लोहे के काम करने वाले, और ईंट बनाने वाले कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार बोला जाता है। इस तरीके से किसानों के साथ साथ जो अलग अलग कारीगर थे, श्रमिक, वो भी सुखी और संपन्न रह सकते थे। अब देखिए सागरीय व्यापार और अन्य व्यापार मंडियां। सागरीय यानी समुद्र के माध्यम से क्या हो सकता था, ये भी दिखाया गया। तो स्वराज्य की रक्षा भली भांति हो, इसके लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज्य पर लगे सागर पर अपना आधिपत्य होना चाहिए। तो सागर में आप कुछ भी, समुद्र में कुछ भी करना चाहेंगे तो समुद्र पर आपका अधिकार तो होना चाहिए, आपका रहेगा तो ही आप कर सकते हैं। इस उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र नौसेना का निर्माण किया था। नौसैनिक जो अभी पहले बताया जा चुका है। और इतना करके वे रुके नहीं, बल्कि स्वराज्य में व्यापार बढ़े। व्यापार बढ़ने से मतलब लोगों को आवश्यकता अनुसार खरीदें और बेचें, तब जाकर के लोगों को आर्थिक संपन्नता आएगी। इसलिए माल की ढुलाई करने वाले, तो सामान खरीदा बेचा जाएगा तो सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ढोने की ज़रूरत पड़ेगी। उसलिए विशेष प्रकार के जहाज़ों का निर्माण करवाया। जहाज यानी जो सामान लेकर के आती जाती है पानी में। राजापुर जैसा व्यापारिक बंदरगाह विकास करवाया।
तो यह भी महाराष्ट्र समुद्र किनारे है। तो बंदरगाह का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर समुद्र में पानी की जहाज़ें आकर के रुकती हैं और जहाँ पर लोग अपने सामानों को उस पर रखते हैं और वहाँ से उतारते हैं, और लोगों की खुद अलग से जो नाव होती है उस पर लोग बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते हैं। जिस ढंग से रेलवे का स्टेशन होता है उसी ढंग से ये बंदरगाह होते हैं। इसी तरह रायगढ़ पर विशेष बाजार हाट बसाई गई है ना, कि लोग बाजार हाट छोटा मार्केट हो जहाँ भी सामानों को मिल सके। पुणे के समीप खेड़ के शिवापुर के रूप में स्वतंत्र व्यापारिक मंडी प्रारंभ की। बड़े गांव में सड़क किनारे गांव में व्यापारिक हाटों का निर्माण कराया गया कि यहाँ पे लोग सामानों को खरीद और बेच सकें। और वीर माता जीजाबाई के आदेश से पुणे के पास में पाषाण गांव में एक नई हाट बनवाई गई। उस समय की जरूरत थी और जिसका उल्लेख जीजापुर के रूप में किया जाता है। स्वराज्य के व्यापार में वृद्धि हो, जितना अधिक व्यापार होएगा, बिजनेस होएगा, खरीद फरोख्त होगी, उतना ही स्वराज्य आगे बढ़ेगा। इसीलिए शिवाजी महाराज ने बाहरी प्रदेश से आने वाली वस्तुओं पर अधिक कर लगाया, कि जो स्वराज्य में नहीं होता था, जो बाहर दूसरे राज्य से आते थे, ज़्यादा कर लगाया ताकि अपने सामानों की बिक्री अधिक हो, बाहर के सामानों की बिक्री कम हो। उन्होंने पुर्तगाली सीमा से आने वाले नमक पर अधिक कर लगाया। तो नमक शिवाजी महाराज के स्वराज्य के अंदर सागर से कम होता था, पुर्तगाल से आता था, उस पर अधिक लगाया। इससे उस नमक की कीमत बढ़ गई, परंतु स्वराज्य में जो नमक होता था उसकी कीमत कम की गई। फलतः लोग स्वराज्य में बना नमक ज़्यादा लेते थे क्योंकि वो सस्ता पड़ता था, और स्वराज्य के नमक का व्यापार बढ़ा और स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला। स्वराज्य में चलने वाले और क्या उद्योग थे, उसकी भी वृद्धि करनी थी। तो शिवाजी महाराज हमेशा कोशिश में रहते थे कि किस ढंग से अधिक प्रजा को सुखी बनाया जा सके, उनको खुशहाल बनाने की जो भी उस समय तौर तरीके थे, हर तरह के उस शिवाजी महाराज उसका प्रयास करते थे। साथ में यह भी ध्यान में रखते थे कि प्रजा के साथ व्यापार करने में किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी न हो, कोई लोगों को ठगे न, उनको मूर्ख न बनाए, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता। जिसे शिवाजी महाराज के प्रदेश कोकण यानी महाराष्ट्र के समुद्र के किनारे वाले भाग को कोकण एरिया बोला जाता है। तो कोकण में नारियल और सुपारी की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। उस व्यवसाय में लगे लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी, यह शिवाजी महाराज को पता चल गया। और जैसे शिवाजी महाराज को यह पता चला, शिवाजी महाराज ने वहाँ के सूबेदार को तुरंत चेतावनी दी कि इस धोखाधड़ी को रोकने का तुरंत प्रयास किया जाना चाहिए। अब शिवाजी महाराज का स्त्रियों के प्रति सम्मान की क्या भावना थी, ये देखिए। शिवाजी महाराज का आदेश था कि युद्ध के समय जब भी युद्ध हो रहा हो, स्वराज्य का किसी और के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया हो, तो शत्रु दल की स्त्रियों और बच्चों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, क्योंकि युद्ध जो होता है वह सैनिकों में होता है, लेकिन वहाँ के दुश्मन राज्य की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाया जाए, बल्कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाए। और उन्हें स्वयं अपने आचरण से स्त्रियों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, इसका आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया था। मराठी सेना में कर्नाटक की बेलवड़ी में गढ़ी जीतने के लिए गई थी। तो कर्नाटक जीतने गई, उस गढ़ी की रक्षा करने के लिए मलम्मा देसाई नामक वीरांगना ने प्रखर संघर्ष किया। तो यह गढ़ी की जो रानी थी मलम्मा देसाई, उन्होंने उसका विरोध किया, और जब उसकी बहादुरी का समाचार शिवाजी महाराज तक पहुंचा तो उन्होंने मलम्मा को अपनी छोटी बहन मान लिया और उसकी गढ़ी और उसके साथ गांव जो है सम्मानपूर्वक लौटा दिए और उसे सावित्री उपाधि प्रदान की। और ये उसका चित्र है कि देखिए शिवाजी महाराज बेलवड़ी की मलम्मा देसाई का सम्मान करते हुए उनका सम्मान कर रहे हैं। उन सम्मान के साथ शिवाजी महाराज उनकी गढ़ी को वापस किया और उनके गांव को भी लौटाए और साथ में अपनी तरफ से हर संभव उनको मदद किया। स्वच्छता के प्रति सजगता, स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ ना हो तो कैसी कैसी बीमारी फैल जाती है। आप देखते हैं कि आप के लिए ज़रूरी है कि न केवल अपनी शारीरिक स्वच्छता रखी जाए बल्कि अपने घर के स्वच्छता भी रखी जाए और घर के
परिसर अगल बगल है उनकी भी स्वच्छता रखी जाए। तो स्वच्छता से मतलब है कि केवल झाड़ू लगाना ही नहीं है, बल्कि स्वच्छता से मतलब है कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी को ना किया जाए। और विशेषतः सार्वजनिक स्थानों पर इसका ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, बाज़ार है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, पाठशाला है, अस्पताल है, खेल का मैदान है, यहाँ भी जो है हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारी हमसे दूर रहेगी। तो हर जगह हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने आवास यानी घर और सार्वजनिक स्थान, जिसको मैंने अभी बताया, को रखा जा सकता है। इस विषय में शिवाजी महाराज के कार्यकाल में कई उपाय योजना बनाई गई थी। जैसे घर के चारों ओर निर्गुड़ी अथवा सिंदूर के पेड़ों की बाड़ खड़ी करके घर में चूहे, बिच्छू, कीड़े, चींटी जैसे प्राणी प्रवेश न कर सके, इसकी सतर्कता हो, क्योंकि ये जो है बीमारी के प्रतिनिधि हैं, इनके माध्यम से बीमारी फैलती है, क्योंकि ये इधर से उधर घूमते हैं घरों में, जिनसे बीमारी वाले कीटाणु इधर उधर आते हैं। इसी तरह धुआं बनाकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जीव जंतु नष्ट करें। धुआं नीम की पत्ती जो होती कड़वा होता है, और नीम की पत्ती को क्या किया जाए, सुलगा दिया जाए, और उसके धुआं जब चारों ओर फैलेगा तो कीड़े मकोड़े उसके कड़वाहट से नष्ट हो जाते हैं। ये भी शिवाजी महाराज द्वारा आदेश दिया गया था। ये आवाज़ मत कर। अभी देखिए, तो गढ़ के जो बाजार थे, सड़क पर कूड़ा करकट नहीं रहेगा, इसकी भी चेतावनी दी गई। तो बाजार में बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए आती है तो गिर पड़ जाते हैं, तो ये ध्यान रखा था कि उसमें भी साफ़ सफाई रखी जाए। और ये सभी जगह कूड़ा करकट पड़ा होगा तो गढ़ के नीचे ना फेंकें, मन में जहाँ आए वहीं ना फेंकें, बल्कि उस कूड़े करकट को इकट्ठा करके उन्हें जलाएं, और उसकी राख जो होती है वह क्यारियों में, साग सब्जी या खेतों में डालें, क्योंकि यह खेत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इससे खेत की पैदावार जो है बढ़ जाती है, और हो सके तो उन्हें सड़ाया जाए और सड़ा करके खाद बनाया जाए, उसका भी उपयोग किया जाए। ऐसी सूचनाएं जगह जगह मिलती थी। शिवाजी महाराज ने गढ़ का निर्माण, तोप, बारूद, आरमार, पर्यावरण का संरक्षण, जल प्रबंधन, समुद्री व्यापार और व्यापारिक मंडियां और स्वच्छता के प्रति सतर्कता के विषय में जो प्रबंधन किया था वह आज भी मार्गदर्शक सिद्ध होती है, और आज भी ये अच्छा लगता है। ये बिल्कुल सही थी और आज भी इसका पालन किया जाता है। हिंदवी स्वराज्य, तो हिंदवी स्वराज्य का अर्थ शिवाजी महाराज का स्वप्न था, और इस हिंदवी का अर्थ है हिंदुस्तान में रहने वाले वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति हों, सब हिंदवी स्वराज्य के अंश हैं, भाग हैं। अब शिवाजी महाराज का उदार धार्मिक नीति, काफ़ी वो धर्म के मामले में उदार थे, कोई उनका धर्म के लिए कठोर अनुशासन नहीं था। तो शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति बड़ी उदार थे। अभियानों के चलते, जब भी किसी प्रकार का अभियान चल रहा हो, शिवाजी महाराज ने, युद्ध चल रहा है तो ये शत्रु के प्रदेश में कभी उन्होंने, शिवाजी महाराज हिंदू थे, उनके आराध्य देव भवानी माता या मंदिर उनका पूजा घर था, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग थे, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों का पूजा घर है मस्जिद, और क्रिश्चियन धर्म के होते हैं चर्च, जो पुर्तगाली वगैरह होते थे वो सब होते थे। तो शिवाजी महाराज ने कभी भी मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और ये उन्हें कभी कुरान शरीफ की प्रति मिल जाए। कुरान शरीफ जो है मुस्लिम धर्म के लोगों के पवित्र ग्रंथ है, जैसे हिंदू धर्म में रामायण, भगवत गीता, महाभारत है, उसी ढंग से मुस्लिम समुदाय का पवित्र ग्रंथ है, कुरान भगवान की किताब है। तो बड़े सम्मान के साथ वह किसी मुसलमान को दे दिया करते थे, और केवल मुसलमान होने के कारण कभी भी शिवाजी महाराज उनसे नफरत नहीं करते थे, क्योंकि सबका अपना व्यक्तिगत विचार होता है। यह शिवाजी महाराज का मानना था, और हर किसी को अपने व्यक्तिगत पसंद के अनुसार धर्म को मानने का पूरा पूरा अधिकार हो। तो किसी से शिवाजी महाराज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत नहीं करते थे, बल्कि शिवाजी महाराज ने यहाँ तक कोई किसी कारणवश अपना धर्म बदल लिया हो, हिंदू से मुस्लिम हो गया हो या मुस्लिम से हिंदू हो गया हो, और वह वापस अपने धर्म में आना चाहता है, तो शिवाजी महाराज ने कभी उसको कभी दूर नहीं रखा, उसे वापस नियमानुसार अपने धर्म में वापस आने दिया। बजाजी नाइक निम्बालकर जो शिवाजी महाराज का साला था,
और वह बीजापुर के आदिल शाह की नौकरी में था और शिवाजी महाराज के विरुद्ध उसने भी काम किया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसे वापस अपने धर्म में आने दिया, क्योंकि आदिल शाह के कहने पर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो उसे किसी बात की कमी तो नहीं थी, लेकिन हमेशा उसके मन में यह बात कचोटती थी कि वह हिंदू से मुस्लिम बन गया है, उसे वापस अपने धर्म में आना था और इस बात का उसको बुरा लगता था। तो जब अपने धर्म में आने का उसने निश्चय किया तो शिवाजी महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया और इसी ढंग से नेतोजी पालकर ने भी अपना धर्म बदल लिया था। और नेतोजी पालकर जो शिवाजी महाराज का दाहिना हाथ था, और जब शिवाजी महाराज आगरे में कैद में थे तो नेतोजी पालकर वहाँ छुड़ाने गया था और यह मुग़ल बादशाह औरंगजेब के द्वारा पकड़ लिया गया था और इसको धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब उसे मौका मिला तब उसने फिर शिवाजी महाराज से अपने धर्म में वापस आने के लिए विनती की और शिवाजी महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शिवाजी महाराज जो थे हर क्षेत्र में उनका ध्यान था। अभी देखिए, क्या आप जानते हैं, तो शिवाजी महाराज अपने राज्य में रहने वाले साधुओं, संतों व किसी भी धर्म जाति का हो बहुत सम्मान करते थे। उन्हें मंदिर प्रिय थे तो मस्जिद भी प्रिय थी, तो उन्होंने मस्जिदों का भी रक्षण करवाया, उसकी भी मरम्मत करवाई। उन्होंने भगवत गीता पूजनी थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कर्तव्य ही धर्म है। उन्होंने कुरान शरीफ, मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ, का भी आदर किया। ईसाई लोगों का प्रार्थना स्थान, जो मैंने बोला चर्च, उसका भी ध्यान रखा। शिवाजी महाराज हर विद्वानों का आदर सम्मान करते थे और उनके समय में परमानंद, गागा भट्ट, दुंडीराज, भूषण, ये सब काफ़ी बड़े बड़े सम्माननीय विद्वान थे, उनका आदर सत्कार किया। और इसी तरीके से उनके समय में रहने वाले संत तुकाराम, समर्थ रामदास, बाबा याकूब, मौनी बाबा, इनका भी उन्होंने बहुत मान किया। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है शिवाजी महाराज का स्मरणीय स्वरूप क्या याद किया जाए, तो शिवाजी महाराज की हर बात सुनने के लायक है, उनके हर कर्म को पढ़ने के लायक है, ध्यान में रखने के लायक है और उस पर चलने के लायक है। तो गहन अंधकार में भी अपना दिशा निश्चित करके मार्ग निकालना। जब बहुत मुसीबत हो, संकट हो, तो उस मुसीबत और संकट में शिवाजी महाराज कभी घबराए नहीं, बल्कि उसमें से कोई न कोई रास्ता निकाले। और वह खुद अपने सरदारों को भी ऐसा उन्होंने बनाया कि संकट आने पर डरना नहीं है, बल्कि निर्भीकता से उन पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना है। और यही वजह थी, यही गुण शिवाजी महाराज के थे कि जिसकी वजह से जब वह 16 साल के थे, जब उन्होंने स्वराज्य स्थापना का प्रतिज्ञा लिया था, उनके पास कोई किला नहीं था और वह उनके मृत्यु के समय तक 300 किले थे और शक्तिशाली शत्रु चारों ओर थे। आदिल शाह, औरंगजेब, सिद्दी, पुर्तगाली, सबके साथ अपनी थोड़ी सी शक्ति के साथ लड़ते हुए खुद और उनके जो मावले दोस्त थे से बढ़ते रहे। अपने साथियों को हमेशा प्रेरित करते रहे, उत्साहित करते रहे और शत्रुओं को चकमा देते हुए जो है उन्होंने यश प्राप्त किया। आज सभी गुण ऐसे हैं जो शिवाजी महाराज में विद्यमान थे। इस तरीके से वे एक आदर्श पुत्र थे। हमेशा उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। एक सजग नेता थे, लीडर थे, अपने सैनिकों के लोगों का उन्होंने नेतृत्व किया। कुशल संगठन करता थे, अच्छी से उन्हें संगठन बनाया। जन कल्याणकारी प्रशासक, अपनी जनता की भलाई के लिए हर वह काम किए जो जरूरी था। बुद्धिमान योद्धा भी थे, वह खुद युद्ध में गए थे। दुर्जनों के संहारक और जो दुष्ट प्रवृत्ति का उसको नाश करने वाला और सज्जनों को बचाने वाले और एक नए युग की शुरुआत करने वाले, ये सारे शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के बहुत ही अनगिनत ऐसे पहलू हैं। यह सब देख करके बार बार मन में यही भाव उठता है कि शिवरायांचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, शिवरायांचा 8वावा साक्षेप भूमंडली। मतलब कि शिवाजी महाराज का स्मरणीय रूप है, शिवाजी महाराज का स्मरणीय प्रताप है और शिवाजी महाराज का स्मरणीय प्रजा निष्ठावान स्वरूप है। ओके,
तो इस ढंग से इसे हम पाठ को पढ़ेंगे तो हम शिवाजी महाराज के बारे में अधिक से अधिक जान सकेंगे। इसको आप पढ़िए, समझिए और स्वाध्याय को पूरा कीजिए। ओके।